वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है। आज की क्लास में हम टॉपिक 9.1 रखेंगे इसको, क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मोशन, जो क्लास 6 की न्यू बुक आई है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने अच्छे से समझे थे। तो वो क्लास आप ज़रूर देख लें। और इस क्लास में जो मोशन और टाइम से अभी तक क्वेश्चन बने थे या जो आगे बन सकते हैं, क्योंकि इसको फर्दर एक्सटेंड करा गया है आने वाली जो मतलब अदर क्लासेस हैं 7th 8th में, तो पूरा उसको अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन आगे आपके लिए बन सकते हैं और जो बने हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन 100% अब तक, चाहे ऑफलाइन पेपर हो चाहे ऑनलाइन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मोशन और टाइम वाले चैप्टर से हमेशा देखने को मिला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो अभी जो जुलाई में सीटेट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन बना था। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस बार जो है वो बन गया था आपका। एन ऑडोमीटर इन अ कार मेजर, साफ साफ एनसीईआरटी की जो आप पहली वाली बुक देखेंगे मोशन और टाइम वाली, उसमें लिखा था जो कार का ऑडोमीटर होता है वो क्या मापता है, वो आपका जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो मापता है। आप नोट्स में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ दे रखा है, उनको अच्छे से पढ़ें। देखिए, जो नोट्स आपने लिए उनका एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लें, ये पूरा एनसीईआरटी से मैंने बनाया, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपसे इस बार ऑडोमीटर की जगह स्पीडोमीटर पूछ ले, सीधी सी बात है, उसमें तो शब्द ही स्पीड आ गया। तो स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मापता है, और जो ऑडोमीटर होता है वो आपका डिस्टेंस, जितना भी दूरी आपने कवर की है उसको मापता है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम में बना था। देखिए, अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, पूरे एनसीईआरटी के नोट्स बायलिंगुअल आपको मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन में हुए थे, मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे, तो वहाँ के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स, ऑफिशियल आंसर की से मैंने खुद बनाए हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर 2024 में जितने भी ऑफलाइन शिफ्ट में हुए, अगस्त में हुआ, उससे पहले जनवरी में हुआ, और अब जो लेटेस्ट जुलाई में हुआ, तीनों पेपर वो विद आंसर मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसकी भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है क्लास साइंस की, जैसे अभी हमने मोशन वाला चैप्टर देखा था, फिर इससे अगला टॉपिक जो है वो हम हीट वाला देखेंगे, वो भी एक नया चैप्टर जो है इंक्लूड हुआ है। वो भी पहले मैं सारे टॉपिक करा दूं, उसके बाद उसकी भी पीडीएफ समराइज करके आपको जो है वो मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन 2011 से 19 में जो बने हैं वो भी सब मिल जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपये की पेमेंट जो है वो करनी होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759, ये मेरी जीमेल आईडी है। किसी के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पर आप पेमेंट करेंगे तो आपको सारी कंटेंट जो है, सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है पीडीएफ की फॉर्म में, सारा आपको आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, अब तो हमने ये क्वेश्चन देखा जो अभी बना आपका, जो 2024 में लेटेस्ट बना। अब सारे वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आगे बन सकते हैं और जो बने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं बना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, निम्न में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए, समय आप कैसे माप सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल पर अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, इतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर उससे आप बार बार उसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के आधार पर। जैसे देखिए, लीकिंग टैप जो है, अब वो लीक कर रही है, तो उसमें पानी जो आप देखेंगे, आप जब चेक करेंगे तो उसमें एक निश्चित समय अंतराल से बार बार टप 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 पानी टपकता रहेगा, तो उससे भी आप मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो कर सकते हैं। पेंडुलम से तो आप कर ही सकते हैं। शैडो, देखिए शैडो से भी आप देखते हैं, पुराने लोग पता कर लेते थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं सुबह और शाम में जो शैडो होती है वो बहुत लंबी बनती है। दोपहर में जब सिर पे चढ़ जाता है सूरज, तो शैडो जो है वो आपकी छोटी हो जाती है। तो बड़ी छोटी शैडो के आधार पर भी मेजरमेंट ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये जो आंखों का झपकना है, देखिए आंख जो है कभी भी झपक जाती है। कुछ 1 सेकंड में हो सकता है 5 बार, 1 सेकंड में 2 बार, मतलब 1 मिनट में आप 10 बार झपका रहे हैं, तो उससे आप एक समय का जो मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते। तो किससे आप नहीं कर सकते समय की माप, वो ब्लिंकिंग ऑफ आइज है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एम्प्लाइज दैट द बॉय इज। मान लीजिए कि एक लड़का मैरी गो राउंड की सवारी का आनंद ले रहा है जो 10 मीटर पर सेकेंड की निरंतर गति से चल रही है। इसका मतलब है कि लड़का यहाँ पर क्या है। देखिए, मैरी गो राउंड क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में, गोल वाले जो झूले होते हैं, कार वाले या घोड़े वाले, जिस पर बच्चों को बैठा देते हैं और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, वो आपका मैरी गो राउंड होता है।
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। देखिए लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि जब ये गोल घूम रहा है तो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अब जब दिशा की बात आ जाएगी, डिस्टेंस की बात आ जाएगी, तो यहाँ पर हम एक टर्म लेकर आएंगे वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, उसमें डिस्टेंस के साथ साथ दिशा में भी आपको जो है वो उस दिशा को भी कंसीडर करा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में जब ये घूमेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम त्वरण एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लड़का है वो क्या है, वो त्वरित गति में है, वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है वो यहाँ पर हम चले जाएंगे। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। जैसे सपोज एक कार है, वो पहले 5 मीटर पर सेकेंड उसका वेग था, फिर वहाँ पर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पर समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, और कितने का हो रहा है हर बार में, 5 का, यहाँ पर भी 5 का। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलेंगे, वो कितने का हो गया, 5 का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का हो रहा है, बार बार एक निश्चित समय में 5 का ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन, यही जो है चेंज इन वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, यही आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, बार बार 5 का ही चेंज आ रहा है, तो वो आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह से क्या हो रहा है कि क्योंकि वो गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन हो रहा है एक समय के साथ, तो बॉय यहाँ पर क्या है, वो एक त्वरित गति में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन बना था, तो ये अभी तक नहीं बना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के लिए सत्य होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन। इसमें क्या होता है, निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इट हैज़ अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कांस्टेंट रहता है एक फ्री फॉल बॉडी में, आपको जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो आपका कांस्टेंट रहता है, जो कि नॉन जीरो वैल्यूज़ की वहाँ पर होती है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका देखिए इससे रिलेट करते हुए 2024 में बना, अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट देन रिटर्न टू द थ्रोअर, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, फिर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाली वह वापस आ गई, ठीक है। तो उस केस में हमें बताना है कौन सी राशियां यहाँ पर समान रहेंगी। तो उस केस में भी आंसर हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, जो त्वरण है वो यहाँ पर समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। ये क्वेश्चन बन चुका है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में, तो आपको याद रखना होगा उसमें जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, त्वरण वहाँ पर जो होता है वो आपका निरंतर जो है वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहाँ पर हो जाती है, जो कि नॉन जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक बना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल बड़ा प्ले करता है। अब यहाँ पर देखिए 4 कार दे रखी हैं, ये बी कार है, ये ए कार है, ये डी कार है, ये सी कार है, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा भी है। अब उसके आधार पर हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए अगर कार बी की बात करूँ तो मैं इस समय में ये कुल इतना ही डिस्टेंस कर पाई, जबकि कार ए जो है वो इससे कम समय में इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाई, और ये वाली तो उससे और भी कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाई, और ये वाली कार तो बहुत ही कम समय में इतना ऊंचा डिस्टेंस कवर कर पाई। तो अब यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कार बी है ये इसने समय भी बहुत ज़्यादा लिया, समय ज़्यादा लिया क्योंकि समय तो आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरह से देखें, समय ऐसे रहा होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे यहाँ आई, तो मतलब 5 सेकेंड में यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस मान लूँ 10, 20, फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, तो देखिए कुल इतने 5 सेकेंड में कुल इसने 20 जो मीटर है वो यहाँ पर कवर किया। 5 सेकेंड में कुल 20 मीटर कवर किया, जबकि अगर मैं ए की बात करूँ तो ये तो और भी कम है, तो मतलब इसने 4 सेकेंड में ही हो सकता है 40 मीटर कवर कर लिया हो। और डी की बात करूँ तो डी तो और ऊंचा है, मतलब और भी कम, 3 सेकेंड में हो सकता है इसने और कम डिस्टेंस कवर करा हो। और अगर मैं सी की बात करूँ तो ये कार तो सबसे फास्ट है, क्योंकि इसने सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा दूरी ऊपर तक क्या करी है, कवर करी है। तो उसी के बेसिस पर हमें बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कार बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है, क्योंकि इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है बहुत ज़्यादा टाइम में। तो कार बी जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, स्लोएस्ट हो गई, सबसे कम जो है
उसकी यहाँ पर गति होगी। तो ये क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम हमको क्या देता है, हमको त्वरण देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, एक निश्चित समय में जो वेग में परिवर्तन होता है वो आपका त्वरण है। अब देखिए अगर आपका एक्सीलरेशन जीरो है, अगर आपका एक्सीलरेशन जीरो है, त्वरण जीरो है, तो क्या वेलोसिटी जो वेग होता है वो भी जीरो होता है, नहीं। देखिए वेग वहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चली जा रही है, तो वेलोसिटी वेग वहाँ पर जीरो थोड़ी है। लेकिन अगर मैं त्वरण एक्सीलरेशन की बात करूँ तो वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो 10 रह रहा है, थोड़े टाइम बाद भी 10 है और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो जीरो। तो वहाँ पर एक्सीलरेशन, त्वरण जो है वो जीरो हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अगर त्वरण जीरो है तो क्या वेग भी जीरो होगा। देखिए जरूरी नहीं है, अगर त्वरण जीरो है तो वेग आपका जो है वो कांस्टेंट हो सकता है। तो ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी होंगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, त्वरण जो है वो वहां पर देता है। अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे पूछ ले वो क्या देता है, तो वो आपका स्पीड देता है। वो क्या देता है, वो आपका स्पीड देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक बना नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है। जो भुजू है वो गोज टू द फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, भुजू जो है फुटबॉल ग्राउंड में जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका जर्नी का फ्रॉम हिज होम टू द ग्राउंड इज गिवन बिलो। जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो उसे घर से वो ग्राउंड में पहुंचा है, वो यहाँ पर दे रखा है। तो अब उसी के बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी अबाउट द मोशन ऑफ भुजू। तो बिंदु बी और सी, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी के बीच का ग्राफ भुजू की गति के बारे में क्या दर्शाता है। अब देखिए 4 से 8 मिनट, इसको 4 मिनट से 8 मिनट पर ये आ गया, लेकिन जो इसका डिस्टेंस है वो अभी भी 150 मीटर ही है। सी बी पॉइंट पर भी 150 मीटर है और सी पॉइंट पर भी जो इसका डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर वहाँ पर किया ही नहीं। इसका मतलब भुजू वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर रेस्ट में था। तो ग्राफ बिटवीन बी और सी इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वो सीधी रेखा थी, मतलब 150 मीटर पर ही रुकी हुई सीधी रेखा है बी से सी में। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि भुजू वहाँ पर रेस्ट में है, वो खड़ा ही रहा 4 से 8 मिनट में, उसने कोई डिस्टेंस वहाँ पर कवर नहीं किया। तो हम ये बोलेंगे वो रेस्ट में है, और उस केस में उसकी स्पीड क्या हो सकती है, वो आपकी जीरो जो है वहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 किलोमीटर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्या 0 से 4 मिनट, 0 से 4 मिनट यहाँ पर है के बीच की जो गति है वो समान है या गैर समान है। तो साफ साफ दिख रहा है वो गैर समान है। आप देखेंगे एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं, एग्जैक्ट सीधी लाइन तो बिल्कुल ऐसे मिलती, यहाँ पर देखिए गैप आ गया है 4 पर आके, यहाँ पर भी टेढ़ी सी लग रही है। तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब ये सीधी एग्जैक्ट रेखा होती, जो हमें दिख नहीं रही है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सीधी नहीं है, तो यहाँ पर ये मोशन कैसा हो जाएगा, आपका गैर जो है समान हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर देखिए सी में क्या क्वेश्चन बना है, व्हाट इज हिज स्पीड बिटवीन 8 and 12 मिनट ऑफ हिज जर्नी। उसकी यात्रा की 8 से 12 मिनट के बीच की गति कितनी है, 8 से 12 मिनट के बीच की उसकी स्पीड पूछा है। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 8 से 12 मिनट में उसने कितने मिनट कवर करे, 4 मिनट कवर करे, और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, किस पॉइंट से पूछ रहा है, 8 से 12, 8 से यहाँ 12, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना था 150, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 225। तो इनको इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना निकल कर आ गया 75। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ पर 75 कवर किया कुल। बस इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 75 की 4 से, तो ये आ जाएगा 18.75 मीटर पर मिनट जो है वो वहाँ पर उसने क्या करा है, जो हमसे स्पीड पूछी थी वो निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, एक आपको क्या कहते हैं ग्राफ दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बना है, ये नहीं बना पर ऐसा बना है। प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ टिप ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक बाय सेलेक्टिंग 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, और उससे जो उसने डिस्टेंस कवर करा गया वो वाई एक्सिस में। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेस बाय द सेकंड हैज इन 64 सेंटीमीटर, ये आपको घुमाने के लिए एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ऐड कर दी है। सिंपली आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यहाँ पर प्लॉट करना है। अब देखिए टाइम अगर मैं देखूँ, पहले 15 था, फिर 30 हो गया, मतलब हर 15 सेकेंड
फिर यहाँ पर 45 हो गया, फिर 15 सेकंड का गैप आया, फिर यहाँ पर 15 सेकंड का। हर 15 सेकंड के गैप में डिस्टेंस भी आप देखेंगे वो इक्वल ही कवर हो रहा है। फिर 16 का कवर हो रहा है, फिर 16 का कवर हो रहा है, फिर 16 का कवर हो रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होता है तो वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे कवर हुआ, 32 में भी 30, देखिए इस तरह से ग्राफ जो है बन जाएगा। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ग्राफ हम यहाँ पर इस तरह का ड्रॉ कर देंगे। 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ दे देगा तो उसमें ये वाला ऑप्शन आप वहाँ पर सही कर देंगे। अब देखिए इस तरह का ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बना था 2023 में। यहाँ पर 2 टेबल दी थी डिस्टेंस टाइम की। अब उनके बेसिस पर हमसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, बताइए क्या होगा। ए विल हैव द ग्रेटर स्लोप देन बी, जो स्लोप बनेगा दोनों का। अब अगर मैं दोनों के केस में देखूं तो देखिए पहले डिस्टेंस क्या था, 0 था, फिर यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है और इक्वल ही टाइम है। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, एक एक का गैप आया जा रहा है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम अगर मैं इस केस में भी देखूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले 30 है, फिर 60 है, फिर 90, लेकिन इक्वल है, 30-30 का अंतराल है। सेम ऐसे ही यहाँ पर टाइम में देखूँ तो पहले वो 3 है, फिर 6 है, मैं उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, सॉरी डिस्टेंस को मैंने नीचे कर दिया, डिस्टेंस को हम इधर कर लेंगे, टाइम को हम इधर कर लेंगे, लेकिन गैप जो है वो इक्वल है। यहाँ पर भी कितने का गैप है, 30-30 का, और यहाँ पर भी कितने का गैप है, 3-3 का। तो मतलब इक्वल चल रहा है। और जब इक्वल चलता है तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो बनते चले जाते हैं और वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो दोनों के केस में ही आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं स्लोप ए एंड बी विल बी इक्वल। तो दोनों जो स्लोप हैं, दोनों जो ढलान है वो क्या होंगे, वो दोनों के दोनों ही बराबर होंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही कवर हो रहा है बार बार तो वहाँ पर जो लाइन बनती है, याद रखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन वहाँ पर देखने को मिलती है। और दोनों ही केस में ऐसा हो रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन मैंने एक डाल दिया, एनसीईआरटी में दे रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो न्यूमेरिक वाली क्लास कराई थी मैंने उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो मैंने कराए थे। अब देखिए भुजू जो है वॉक करता है टू हिज स्कूल विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। अपने घर से स्कूल जाता है जो कि कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 मिनट उसे जाने में लगे। स्कूल पहुंचा, उस स्कूल में जाके पता चला स्कूल बंद है, तो वो वापस आ गया अपनी साइकिल से। कितने टाइम में, 20 मिनट में। 20 मिनट में आ गया और जाने में उसको 30 मिनट लगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत गति कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में, वो हमको यहाँ पर बतानी है। तो आपको पता है औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कितनी होगी, जाते हुए भी 3 किलोमीटर लगे, आते हुए भी 3 किलोमीटर लगे, तो कुल दूरी जो यहाँ पर हो जाएगी वो तो आपको पता है वो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। टाइम जो कि मिनट में दे रखा है उसे हम घंटे में कर लेंगे। अब उसको जाते हुए तो 30 मिनट लगे, मतलब आधा घंटा लगा। आते हुए उसको 20 मिनट लगे, मतलब 20 की डिवाइड अगर मैं 60 से कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आते हुए उसे अगर मैं घंटे में लूँ उसको तो 1/3 उसको टाइम लगा। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो इस केस में 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 36 अपॉन 5 हो जाएगा और इनको कट कर देंगे, 5 7 × 35 और 5 2 × 10, मतलब जो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 7.2 आ गई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग। दोलन गति यहाँ पर हो रही है। देखिए इस तरह से जब ऐसे गति होती है तो वो आपकी एक पीरियोडिक मोशन, एक पीरियड में इस तरह से जब गति होती है अप डाउन या इस तरह से ऊपर नीचे बार बार एक निश्चित समय में हो रही, तो वो आपकी दोलन गति होती है, ऑसिलेशन मोशन होता है, जो कि हमें सिंपल पेंडुलम में देखने को मिलता है। तो पॉइंट ए से बी के बीच में बता रहा है, इज द मोशन ऑफ द बॉब इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये जो बॉब है, ये जो लोलक है, इसकी गति कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए यहाँ पर जब हम जाएंगे बहुत तेज़ी से ही आएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। फिर यहाँ जब नीचे से ही ऊपर जाएगा तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। स्पीड में यहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर नहीं रह रही है। और जब स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर ये मोशन कैसा होगा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, अगर 4 ऑप्शन दे तो वहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो उसको टिक कर देंगे। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ये अभी तक बना नहीं है, इससे रिलेट करता हुआ जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, पेंडुलम जो होता है उसमें अगर आपसे पूछे किस तरह की गति होती है तो उसमें दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने क्या होगा, जो सिलाई सिलने वाली मशीन होती है उसमें जो निडल होती है उसकी वो भी ऊपर नीचे होती है, उसमें भी दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन जो है हमें वहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है,
ये आपका लोलक है। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर वापस ऐसे आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर आया होगा, फिर ऐसे गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दोलन गति जो है एक निश्चित समय अंतराल में जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पीरियोडिक मोशन भी है, साथ में ऑसिलेटरी मोशन भी है। अब यहाँ पर ये बता रखा है टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू सी। ए से सी में आने में जो टाइम लगता है वो T1 लगता है, सी से ओ में आने में जो टाइम लगता है वो T2 लगता है। तो इस तरह से हमें टाइम पीरियड बताना है सिंपल पेंडुलम का। एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा। देखिए आवर्त काल जो होता है वो कितना माना जाता है, पूरा एक चक्कर कब माना जाता है, वो पेंडुलम अगर यहाँ से गया है तो वो यहाँ जाएगा, ठीक है, वापस क्या हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तो ये पूरा एक दोलन माना जाता है कि पहले क्या गया, पहले वो गया और वापस अपनी जगह पर ही आ गया। तो ये टाइम पूछ रहा है कितना टाइम उसमें लगेगा। यहाँ T1 लगा, यहाँ T2 लगा। सेम ऐसे इतना डिस्टेंस जाने में और उससे आगे डिस्टेंस जाने में भी क्या लगा होगा, T1 और T2 ही लगा होगा। ठीक है, ये तो एक साइड का हो गया। ठीक है, ये काम एक बार हुआ T1 + T2, फिर यहाँ पर फिर से हुआ T1 + T2। तो ये तो एक बार यहाँ हो गया, फिर दूसरी बार इस तरह से गया होगा, फिर वापस भी तो आया होगा, तीसरी बार वापस यहाँ तक आया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ तक गया होगा। तो इस तरह से पूरा उसका एक चक्कर हुआ होगा, 4 बार में हुआ, 4 बार T1 + T2 हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T1 + T2 एक बार का, फिर यहाँ से एक बार का और फिर वापस आया, फिर एक बार और, फिर वापस आया, फिर एक बार और। तो कुल मिलाकर T1 + T2 कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम निकल कर आ गया वो आ गया आपका 4 T1 + T2। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चले जाएंगे। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो भी हमने देखा पीछे उससे रिलेट करता हुआ ही क्वेश्चन आपका 2 फरवरी 2023 में बना। इन अ सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक में जो डिस्टेंस दे रखा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का वो डी दे रखा है। अब देखिए कोई लोलक होता है, उसमें ये जो बीच में होता है ये इसकी मीन पोजीशन होती है और जितनी ऊंचाई तक ये ऊपर जाता है ये इसकी क्या होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। सेम हम इधर भी बना लेंगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसने कहा जो डिस्टेंस है इसका मीन पोजीशन से और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में वो कितना डिस्टेंस है, वो आपका डी डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। और जो टाइम लगता है बॉब के द्वारा D/4 डिस्टेंस कवर करने में, वो D/4, डी का भी चौथाई हिस्सा कवर करने में जितना समय लगता है वो T1 होता है। तो D को कवर करने में कितना समय लगेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो D को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4T1 का टाइम लगेगा। तो देखिए अब हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना मेरा D था, तो D को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 4T1 का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड कितना होगा आपको पता है, पहले लोलक यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर वापस यहाँ से आया होगा। अब यहाँ जाने में अगर 4T1 लग रहा है तो यहाँ जाने में भी 4T1 लगा होगा, यहाँ से वापस आने में भी 4T1 लगा होगा और वापस अपनी पोजीशन आने में फिर से 4T1 लगा होगा। 4 बार 4T1 मतलब कितना हो गया, 16T1 का जो टाइम है वो यहाँ पर लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, एक सरल लोलक का जो कालावधि होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, वो उसके मास पर या किस तरह का मटेरियल का जो बॉब बना है, जो गोलक होता है उसमें क्या पदार्थ है या उसका कितना द्रव्यमान है उस पर ये निर्भर नहीं करता, जबकि उसकी लंबाई पर जो है वो निर्भर करता है। जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये आपको याद रखना होगा। तो वो कैसा मास है उसका या क्या मटेरियल है बॉब का उस पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है उससे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम विच लीड टू एन इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका जो आवर्त काल है वो बढ़ जाएगा। अब इसको आप बचपन से समझिए। बचपन में वो जो झूले होते थे आपके, जिसमें आप आगे जाते थे पीछे जाते थे, पेड़ पर बांधकर रस्सी जो बैठ के झूला करते थे, है ना, वो वाला झूला जो होता है जो सावन के महीने में जिस पे बैठ के झूलते हैं, उसमें आपने देखा होगा आप नॉर्मल जब झूलते थे तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलते थे, लेकिन अगर आप उस पर खड़े हो जाते थे तो और फिर जब उसको चलाते थे तो वो बहुत तेज़ तेज़ आगे पीछे जाता था। खड़े होने से क्या हुआ, आपने उसकी लेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। सपोज़ पहले ये था आप यहाँ बैठे थे और यहाँ बैठ कर इसको क्या कर रहे थे, झूले को आगे पीछे कर रहे
रहे थे, लेकिन जब आप खड़े हो गए तो अब आप यहाँ आ गए, तो उससे क्या हो गया, आपकी लेंथ जो है वो कम हो गई, जिससे क्या हो गया, जो टाइम पहले ज़्यादा लग रहा था यहाँ से यहाँ आने में, जब लेंथ कम हो गई तो टाइम वहाँ पर क्या हो गया, कम लग रहा है अब इधर से उधर आने में। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो टाइम है वो लेंथ पर निर्भर करता है। अगर मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम विल लीड टू द इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बढ़ाने में लिए, अभी यहाँ से यहाँ जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन अगर मुझे टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा। देखिए, अगर टाइम पीरियड घटाने के लिए तो हम क्या कर रहे थे, पहले जैसे हम झूले पर बैठे थे तो उसको इधर से इधर आने में बहुत समय लग रहा था, ठीक है, तो वो हम खड़े हो गए, उस पर खड़े होने से हमने क्या करा, उसकी लेंथ को कम कर दिया, तो समय वहाँ पर घट गया, तो इजीली वो आगे पीछे हो रहा है। तो हमें उसके समय को बढ़ाना है, तो हम उसकी लेंथ को क्या कर देंगे, और बढ़ा देंगे। लेंथ को अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसको आगे पीछे जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अगर हमें टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो हमें उसकी लेंथ को भी क्या करना होगा, लंबाई में भी वृद्धि करनी होगी। और बाकी ये तो याद रखना है कि टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, √L के। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से इसलिए समझाया वो झूले वाला, कि झूले पे हम खड़े हो जाते थे, क्यों, क्योंकि हम उसका टाइम कम कर देते थे, जिससे वो आगे पीछे आसानी से चली जाए। लेंथ कम कर दी तो टाइम भी कम हो गया, लेंथ बढ़ा देंगे तो टाइम भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखिए, इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और बना आपका पेपर में, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड 4 टाइम। एक सरल लोलक की आवर्त काल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, टाइम पीरियड के पर क्या पड़ेगा, लेंथ को 4 कर दिया है ना, √4 हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इट विल बिकम ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हमें चले जाएंगे, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो वो ट्वाइस हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द मीन पोजीशन टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द बॉब एट द एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए, यहाँ पर सिंपल मीन पोजीशन यहाँ पर सेंटर में होगी एक लोलक की, उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना है। तो यहाँ पर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया तो यहाँ आने पर उसकी क्या वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, यहाँ आकर स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गई। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा कि जहाँ स्पीड 0 हो जाएगी, ताकि वो फिर से क्या हो जाएगा, वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचने पर बॉब की क्या वैल्यू 0 हो जाती है, वहाँ पर उसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो 0 हो जाती है, और फिर वो वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर जो होता है, एक पहली बात तो आप याद रखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, लेकिन ऊपर आकर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एनर्जी इकट्ठी हो गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखेंगे, वो मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पर वो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखने होंगे। अब देखिए, मोशन को लेकर एक क्वेश्चन और है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। गति के निम्नलिखित में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होगा। देखिए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी तो आप कोई भी डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है, जैसे ये गोला था, यहाँ से यहाँ गए, तो ये यहाँ से यहाँ गए, ये आपने दूरी कवर कर ली। लेकिन विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी जो होती है वो विस्थापन होता है। एक जगह एक चीज़ को यहाँ से यहाँ जाने में, अब जैसे देखिए, इस तरह से समझिए, जैसे मैं ऐसे चली यहाँ पहुँच गई, तो ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया। एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है कि जैसे यहाँ तक गई मैं, एक इसका शॉर्टकट तरीका भी कि मैं यहाँ से सीधा यहाँ चली गई। तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये विस्थापन होता है। और एक जो नॉर्मल हम दूरी चल रहे हैं वो आपका डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस केस में डिस्टेंस और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। जब आप सीधी रेखा में चल रहे होंगे, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब आप सीधी सड़क पर चल रहे होंगे, उस केस में आप सीधे सीधे जा रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस भी यही है और विस्थापन में भी शॉर्टेस्ट दूरी भी यही होगी। तो जब आप सीधे चलेंगे तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है।
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्किल यहाँ कंप्लीट होने पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो हम ऐसे वाली दूरी नहीं काउंट करेंगे, शॉर्टेस्ट दूरी, तो वो क्या होगी यहाँ से यहाँ तक आने में, ये आर है तो ये आर भी हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट जो है वो आपका दूरी वही डिस्प्लेसमेंट होती है, वही विस्थापन होती है, वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, वो 2r हो जाएगी। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कभी पूछ लिया जाए टेबल की फॉर्म में, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। एक समय देता है और एक आपको किलोमीटर दे देता है कि जैसे एक कार है वो इतने समय में, उसके अंदर जो ऑडोमीटर था, ऑडोमीटर क्या करता है, कार की जो दूरी है वो बताता है, स्पीडोमीटर जो होता है वो कार की स्पीड बताता है। तो इतना उसमें इतने रीडिंग थे, 10 बजे उसमें इतने रीडिंग हो गए, तो 8 से 10 बजे के बीच में मतलब 2 घंटे कार चली और उसमें शुरू में इतने रीडिंग आ रहे थे किलोमीटर में, बाद में इतने हो गए। इसका मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 घंटे में कार ने कितनी दूरी कवर की। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 11 में से आपका 4 माइनस करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर की जो दूरी है कार ने, आपको यहाँ से साफ पता चल गया कि 72 किलोमीटर की दूरी जो है कार ने 2 घंटे में कवर की। अब स्पीड आपसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द व्हीकल पूछ रहा है, वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड में। अभी तो हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, ये घंटे और किलोमीटर में दे रखा है, तो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में निकल के आई। वो कितनी आएगी, जब आप इसको कट करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर घंटे में निकल कर है। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 2 जा 36 और 5 2 जा 10, तो मीटर पर सेकंड में जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में पूछता तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, 36 हो जाता। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और बना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2022 में बना था। अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 260 मीटर इन 2 मिनट, तो उसकी स्पीड बतानी है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। 260 मीटर जा रहा है 2 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने होंगे, 120 सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमें बतानी है। 120 सेकंड होगा, यहाँ पर कट करेंगे इसकी टेबल में, ये 3 टाइम कट हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में बनते हैं, जिसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। वो किसके बराबर होता है, आवृत्ति के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट है जिस वाइब्रेटिंग एज 5000 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर दे दी है, वो कितनी है, 5000 है। टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो वो कितना होता है, 1/t होता है। ऑसिलेशन को अभी अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/t के बराबर। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, टी को नीचे ले जाए, ऊपर ले जाएंगे और 5000 को नीचे ले आएंगे, तो वहाँ से हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/5000। ठीक है, क्योंकि हमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t है, टी को ऊपर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, वो 1/f हो जाएगी। यही हमने यहाँ पर करा। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, वो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी। 3 जीरो और हैं तो मतलब 3 जीरो और खिसक जाएंगे, 0.0002। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल कर आ गया, टाइम पीरियड जो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। अब देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमको दे रखी है 2 हर्ट्ज, ऑसिलेशन पूछ रहा है आपसे और टाइम आपको दे दिया 16 सेकंड। तो ये ऊपर चला जाएगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो वो हमारे दोलन निकल कर जाएंगे, ऑसिलेशन। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और टाइम दे रखा था, आपने उससे दोलन ऑसिलेशन जो है वो निकाल लिए। सेम ऐसे ये क्वेश्चन है, और ऑसिलेशन हमसे पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, ऑसिलेट करता है 30 बार कितने समय में, 3 सेकंड, 30 दोलन करता है 3 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दोलन बटे समय मतलब 30/3, तो वो कितना आ गया, वो 10 हर्ट्स आ गई। तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स एकमात्र सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। और टाइम पीरियड आपको पता है वो क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी मतलब 1/10, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 सेकंड हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम चले गए। सेम ऐसे ये क्वेश्चन है, 80 टाइम एक दोलन कर रहा है 8 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, तो इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 हर्ट्स यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बने हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर ये है, बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, द व्हील ऑफ द साइकिल एग्जिबिट। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, तो साइकिल के पहिए यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, तो याद रखना है वो सर्कुलर मोशन में है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, स्थानांतरीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसने अगर कोई भी स्थान में परिवर्तन करा तो वो आपकी ट्रांसलेशन हो गई। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसे
एक निश्चित समय में बार बार एक ही दूरी कवर करो, पीरियड, एक पीरियड में बार बार वही चीज़ कवर करी जाती है, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे अर्थ में हमें देखने को मिलता है पीरियोडिक मोशन, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। तो यहाँ पर बाइसिकल एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो मतलब एक निश्चित समय में बार बार वही चीज़ को कवर करे जाए, तो एक पीरियड में कवर करे जा रही है, तो वो पीरियोडिक मोशन भी है, क्योंकि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और बाकी वो गोल गोल घूम रही है बाइसिकल, तो उसके जो व्हील हैं बाइसिकल के साथ घूम रहे हैं, तो वो वहाँ पर सर्कुलर मोशन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में अंतर होता है। एक होता है रोटेटरी मोशन, रोटेट करना क्या होता है, जब आप अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अबाउट टर्न, तो आप जब अबाउट टर्न करेंगे तो आप अपने ही अंदर घूम जाएंगे। जब एक बॉडी अपने ही अंदर घूमती है तो वो क्या होता है, वो रोटेटरी मोशन होता है। लेकिन जब एक बॉडी अपनी बॉडी, जैसे सपोज आपने हाथ में क्या करा, धागे में एक कंकड़ बांध के उसको घुमाना कर दिया, तो आप अपने हाथ से कंकड़ को धागे में बांध कर जब घुमा रहे हैं, तो वो कंकड़ जब घूम रहा है तो वो सर्कुलेटरी मोशन है, क्योंकि वो बाहर घूम रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी नहीं, आप अपनी बॉडी से उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर है। लेकिन जब आप अपनी ही बॉडी को घुमा रहे हैं तो वो रोटेटरी मोशन हो जाता है। तो ये अंतर होता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन एक पीरियड के बाद बार बार वही दूरी कवर करें, जैसे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, तो वही, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गए, फिर वापस यहाँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब एक सीधी रेखा में आप जा रहे हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, मतलब रेक्टिलिनियर वहाँ पर मोशन देखने को मिलता है। जब आप सीधे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। साथ में आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर वापस ऐसे ही जा रहे हैं, तो वो एक निश्चित पीरियड में आप बार बार ऐसे ही आए जा रहे हैं, तो वो पीरियोडिक मोशन भी वहाँ पर हो जाता है। और दोलन गति तो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मोशंस होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली चांसेस है यहीं से ही बनेगा। ये 2023 के ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन बना था। स्ट्रेट लाइन आपको कब देखने को मिलेगी ग्राफ में? देखिए, ग्राफ में दो तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, एक तो इस तरीके से और एक ग्राफ में इस तरीके से। ये वाली स्ट्रेट लाइन जब बनती है, जैसे मैं इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही हूँ, तो उस केस में इस तरह से बन जाती है ये आपकी लाइन, और वहाँ पर आपकी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, टाइम ग्राफ में कांस्टेंट जो त्वरण है वो आपका समान निकल कर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब आपकी स्पीड क्या है, आपकी कांस्टेंट स्पीड जो है वहाँ पर आपकी बार बार बन रही है। और दूसरा केस तब होता है जब आप कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहे, समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आप एक ही जगह पर हैं, तो उस केस में भी लाइन इस तरह से बन जाती है, और ये लाइन भी क्या होती है, आपकी स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो दो केस में आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, जब यूनिफॉर्म होता है या फिर जब वस्तु क्या होती है, रेस्ट पर होती है। तो यहाँ पर यही पूछा है स्ट्रेट लाइन कब बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, विराम अवस्था में, जब पिंड या जो वस्तु है वो क्या है, विराम अवस्था में। तो सीधी सी बात है, जब वो विराम अवस्था में है तो इस तरह से वो पैरेलल बन जाती है, किसके, टाइम के पैरेलल हो जाती है, लेकिन सीधी रेखा होती है। तो इस केस में भी स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी ए में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पर इस तरह से, इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में भी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखिए जब भी आ जाए तो यहाँ पर आपका बनता है क्या, पैराबोला। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण में, वेलोसिटी टाइम नहीं दे रहा, डिस्टेंस टाइम आपको दे रहा है, तो याद रखना उसमें पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो सी में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, सी ऑप्शन बाहर होगा, तो मेरा ये बाहर हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट अ रेस्ट, बिल्कुल इस केस में भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, बॉडी रेस्ट में है, तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ए, बी और डी के केस में जो आपको स्ट्रेट लाइन है वो देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। इफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई पिंड रेखीय है, एक समान वेग है। वेग अगर 10 है तो वो 10 ही रह रहा है, 10 रह रहा है, इट मीन्स समय तो बढ़ता जा रहा है, 10 हो गया समय, 20 हो गया, 30 हो गया, लेकिन जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसे ही लाइन रह रही है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो अभी भी 10 की 10 ही है। तो यहाँ पर ये सीधी लाइन बन जाएगी, और ये सीधी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, किसके,
टाइम एक्सिस के। यहाँ पर एक्स में क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा था क्या होगा, डिस्टेंस टाइम की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे कि जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है इसमें जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। टाइम तो बढ़ रहा है मेरा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो कि पैरेलल होती है किसके, टाइम के या फिर एक्स एक्सिस के। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए ऐसी क्वेश्चन यहाँ पर ये बार बार बने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, दो ही केस में स्ट्रेट लाइन बनती है, मैंने आपको बता दिया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तो मैंने आपको बता दिया क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर सी नहीं आएगा, ए और बी के केस में आपको क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पूछ रहा है मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन। मैंने बता दिया अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो भी जीरो हो, वो कांस्टेंट वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है जीरो एक्सीलरेशन है, त्वरण क्या है वो आपका जीरो है। अगर वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ है, जीरो एक्सीलरेशन होता है तो याद रखेंगे उसमें जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कैसी होती है, क्योंकि जीरो एक्सीलरेशन है, वेग वेलोसिटी वहाँ पर कांस्टेंट होगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे समझाया था जीरो एक्सीलरेशन ग्राफ में शून्य त्वरण तभी होता है जब वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और वेलोसिटी में कोई चेंज आ नहीं रहा, वो 10 है तो बाद में भी 10 है, और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो उस केस में जो आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो तो जीरो हो गया, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है, जो वेग है, वो आपका कांस्टेंट है, और वेग कांस्टेंट है तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वहाँ पर क्या है, आपकी कांस्टेंट। अगर वो 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड ही है आपकी वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रह रही है, तभी आपका त्वरण जो है, एक्सीलरेशन जो है वो जीरो होगा। तो उस केस में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पैरेलल होती है किसके, टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के ये वाली लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमें यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार बने एग्जाम में, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल वो कब होती है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले गए। सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु में दूरी समय आरेख में निम्नलिखित में से क्या सही होगा। क्या बोल रहे हैं आपसे, यहाँ पर बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और चाल एक समान कब होती है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में जो है आप कवर करेंगे, उस केस में ही आपको देखने को मिलेगी कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस 10, 20, 30, अगर समय भी इक्वल है और डिस्टेंस भी 10, 20, 30, मतलब इस तरह से अंतर जो है इनमें वो इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे मैचिंग जब आप करेंगे तो इस तरह से लाइन बनती है, तो वो क्या होती है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है कांस्टेंट स्पीड में। और उस केस में ये जो लाइन बनती है ये पैरेलल नहीं होती किसी के, ना ही ये पैराबोल होती है। पैराबोला तो कब बनती है आपकी, क्या होता है आपका, क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, उस केस में पैराबोला जो है वो हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या है, ना तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के और ना ही ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये कुछ इस तरह से जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है हम यहाँ पर चले जाएंगे। यह एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स और ना ही वाई अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है तो उस केस में लाइन इस तरह की बन जाती है। क्योंकि अगर 5 सेकंड है, फिर ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, और हर 5 सेकंड में ये 10 किलोमीटर कवर कर रही है, अगले फिर 5 सेकंड में ये 10 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब 20 पे आ गई, फिर अगले 5 सेकंड में इसने अगले 10 किलोमीटर करे 30, तो मतलब एक निश्चित समय पे निश्चित दूरी ही बार बार कवर कर रही है, तो वो कांस्टेंट स्पीड है। और उसमें लाइन कुछ इस तरह की होती है, ना तो वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की और ना ही वो समांतर होगी वाई एक्सिस के। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। और इस तरह से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, मुझे लगता है आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं कि आपको ग्राफ वाले से ही देखने को मिल जाए। ग्राफ वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा, ऊपर से मैंने जो पेंडुलम वाले क्वेश्चन कराए वो क्लियर हो गए होंगे। आपसे मोशन वगैरह के बारे में पूछ लेगा, जैसे पंखे का जो है एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, मूविंग व्हील जो है वो सर्कुलर मोशन में ही आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, और मुझे लगता है अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।